कहते हैं इंसान की मजबूरी वह चीज़ होती है जिस इंसान को उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठवाने के लिए किसी भी हद तक कार्य करवा देते हैं। लेकिन कहा गया दोस्तों कि इंसान को सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास नहीं करना चाहिए बल्कि अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन इंसान जब इस विश्वास के सुदृढ़ काम करता है तो ठीक उसको उसके हिसाब से ही अब फल मिल जाता है। बस आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही हो जाता है कि जिस वजह से एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन पुलिस जब लोगों के सामने सच्चाई निकाल के लाती है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। आखिर आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुंच जा सके। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा समय मांगना चाहता हूं, क्योंकि आज पूरे भारत में दशहरा मनाया जा रहा है और इस दशहरे को आपको मैं सबसे पहले जो भी व्यक्ति हमारे वीडियो को देख रहा है उसको मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दशहरे के इस मौके का। दोस्तों आप हौसले उल्लास के साथ दशहरे का त्यौहार मनाएं और अपने मन के विचारों को आज अलग करें और नए नए विचारों को जन्म दिलवाएं, ताकि आगे आपका परिवार आपकी वजह से और सुखी में चल सके। आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक भारत की राजधानी उत्तरी पूर्वी दक्षिणी दिल्ली का, और उसी का सीमापुरी थाना पड़ता है और ठीक उसी का दिलशाद गार्डन लगता है। उसी गार्डन में ही बाल कॉन्वेंट स्कूल होता है और उस स्कूल के मालिक होते हैं संजीव शर्मा। संजीव शर्मा का एक अपना परिवार होता है, सुखीमय परिवार होता है। लेकिन तब मैं बात कर रहा हूँ अब ठीक 4 मार्च 2018 का ही सुबह का टाइम होता है। तभी उनका एक अपना पड़ोसी होता है, उन्हीं के सामने कहने लग जाता है कि सुबह टाइम हम आपके स्कूल के पास ही गए थे, लेकिन आपका जो मेन गेट का दरवाज़ा है वह दरवाज़ा तो खुला हुआ है, लेकिन तभी हम आपके बच्चों का बॉडी गार्ड जो होता है इधर देवीलाल को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन देवीलाल का कहीं आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रहा है। यह बात सुनते हैं संजीव शर्मा एकदम चौंक से जाते कि आखिर हमारा गेट सुबह खुला कहाँ है और वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड कहाँ चला गया। संजीव शर्मा खबर पाते हैं तुरंत ही। अब उस समय जो पड़ोसी होते हैं इधर नदीम को अपने साथ लेने के बाद अपने स्कूल में पहुंचते, देखते कि सही में जो स्कूल का मेन गेट होता है वह स्कूल का मेन गेट तो खुला हुआ, लेकिन जैसे अंदर जाते तो एक कमरा होता है, वह कमरा देखते उसका गेट भी खुला हुआ है और जिस कमरे का किराएदार देवीलाल होता है। और उस कमरे के जैसे ही अंदर अपना इधर संजीव शर्मा रखते हैं तो देखते हैं कि उधर देवीलाल जो फोल्डिंग होता है उसी पे लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है, पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। और यह सब हालत देखकर वहीं संजीव शर्मा तुरंत ही स्कूल को कर्मचारियों को आवाज़ लगाते हैं। जितने भी मौके पर कर्मचारी होते सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं तो उसी में से इधर संजीव शर्मा अपने ही नज़दीकी पुलिस थाना सीमापुरी में फ़ोन कर देते हैं। वहाँ के सच्चों खबर पाते हैं तुरंत ही। उस समय वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं इधर दीपक गौतम को फ़ोन कर देते हैं। अब साहब जैसे ही गौतम फ़ोन पाने के बाद वह भी घटनास्थल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन एसएसओ साहब अपनी टीम को लेते हैं, लेने के बाद बिना देर किए बाल कॉन्वेंट स्कूल में पहुंचते हैं। बाहर से देखते हैं कि वहां के जो आसपास के लोग होते हैं उनका जमावड़ा लग चुका होता है। अब जमावड़े को हटाते हैं, हटाने के बाद इधर थाना इंस्पेक्टर भी आते हैं और पहुँचते तो अंदर भी दाखिल होते हैं। थाना इंस्पेक्टर अंदर जाते हैं, देखते हैं कि उस कमरे में एक फोल्डिंग होता है, जिस फोल्डिंग पे एक व्यक्ति का लहूलुहान अवस्था में डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से खून से तरबतर होता है और सर के ऊपर किसी भारी भरकम पत्थर से किसी तेज़ भार प्रहार किया गया होता है। लेकिन दोनों हाथों की नसें काटी गई होती है, काफ़ी सारे ब्लड बहकर वहीं जमे पड़े होते हैं। थाना इंस्पेक्टर देखते हैं, देखने के बाद एकदम सा चौंक सा जाते हैं कि आखिर इस व्यक्ति की जो हत्या की गई बड़े निर्मम तरीके से की गई है। अब थाना इंस्पेक्टर गौतम सर जब देखते हैं तो वह भी एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कमरे का जो हालत होता बड़ी बेहतर तरीके से होता है, तरबतर होता है। वहाँ पर पास रखा हुआ एक अलमारी हो जाता पूरी तरह से खुला होता, उसमें कपड़े कई बाहर निकले होते हैं। पुलिस देखती है। अब उस घटनास्थल का नज़ारा देखकर समझ जाती कि बस करो, जो ये व्यक्ति होगा वह व्यक्ति ज़रूर इस व्यक्ति का कोई हमसफ़र होगा। तभी वहाँ खड़े संजीव शर्मा होते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। संजीव शर्मा कहने लग जाते हैं कि साहब इस व्यक्ति का नाम है अब देवीलाल, जिसकी उम्र लगभग 39 से 40 साल के बीच है।
जो ठीक हमारे पास 2 साल से काम कर रहा है और यह जम्मू का ही रहने वाला है। लेकिन साहब रात के टाइम हमारे पास हमारे स्कूल में देवीलाल सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और दिन में यहाँ दिल्ली के ही जो सीमापुरी पड़ता है उसी सीमापुरी में जाकर एक ट्रैवल एजेंसी है उसमें सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। लेकिन साहब हमारे पास जब 2 साल पहले आया हुआ था तो हम देखते इसकी मजबूरी देखकर हम इसको अपने ही स्कूल में यह कमरा दे देते और यहीं पर अब देवीलाल रहने लग जाता है। यह सब बात पुलिस सुनने के घटना का जब निरीक्षण करती है, निरीक्षण करने के बाद पुलिस देखती है जो कमरा है उसी कमरे के अंदर एक मेज़ रखा होता है, उसी मेज़ पर एक शराब की खाली बोतल होती है और 2 वहाँ पर खाली गिलास पड़े होते हैं। लेकिन पुलिस देखती है माजरा समझ जाते कि बस करो कोई अपना ही करीबी होगा, कोई व्यक्ति होगा जो देवीलाल के साथ ऐसा कारनामा करके चला गया। अब पुलिस घटना का जब निरीक्षण कर लेती है तो मौके पर फोरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है। फोरेंसिक टीम उस बोतल को और साथ में उस गिलास को अपने कब्जे में लेती है फिंगरप्रिंट के लिए। पुलिस की जो टीम होती है इधर अब बिना देर किए देवीलाल की बॉडी को पंचनामा भरता अपने ही नज़दीकी जीटीबी अस्पताल में अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता। अब इधर संजीव शर्मा और साथ में जो स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको अपने साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद अपने ही सीमापुरी थाने ले जाती, वहाँ दोनों से कुछ पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करने के बाद उस स्कूल के जो मालिक होते हैं संजीव शर्मा की तहरीर पर इधर देवीलाल की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। दर्ज करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले इस केस की जाँच पड़ताल करने के लिए एक टीम बनाती है जिसमें काफ़ी सारे कांस्टेबल होते हैं, एसएचओ भी होते हैं और सिपाही भी होते हैं। सभी लोग अपने हिसाब से बैठकर वहीं राय मशवरा देते हैं। जब राय मशवरा देते हैं ठीक है, अब जैसे ही उसी दिन शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम पुलिस की टीम बिना देर किए अब इधर दोबारा संजीव शर्मा के पास पहुंचती है और उधर उन्हीं उस स्कूल के प्रिंसिपल भी होते हैं, दोनों से पूछताछ शुरू कर देती है। और जब दोनों से पूछा जाता है तो पता चल जाता है कि अजमेर देवीलाल जो होता ठीक जम्मू का ही एक गुडरिया गाँव पड़ता है, उसी गाँव का रहने वाला है। उसके अपने परिवार में उसकी अपनी पत्नी भी है और टोटल 2 बच्चे भी हैं जो ठीक उसके ही गांव में रहते हैं। लेकिन अपने परिवार को गुजर बसर करने के लिए यहीं आकर इसी बाल कन्वेंट स्कूल में अब 2 साल से नौकरी कर रहा होता। लेकिन साहब बस हमें इतना तक पता है उसका अपना किसी के साथ कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकता है क्योंकि वह किसी से मतलब ही नहीं रखता था। यह बात थाना इंस्पेक्टर सुनते हैं। सुनने के बाद देखते हैं अचंभे में पड़ जाते हैं कि आखिर उस रात उस कमरे में आखिर करीबी कौन व्यक्ति आ सकता है। यह सब बात सोच साझ के पुलिस की जो टीम होती है संजीव शर्मा से ही देवीलाल का मोबाइल नंबर लेती है। लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है। लेकिन जब CDR डिटेल पुलिस के सामने निकल के आता दूसरे दिन ही तो CDR डिटेल में एक अनजान नंबर दिखाई देता है। वह अनजान नंबर जो होता है ठीक है दिन में कई बार उस नंबर से बात किए गए थे, कभी रिसीव किए गए थे, कभी कॉल किए गए होते हैं। पुलिस जब उस नंबर के बारे में अब जांच पड़ताल करती है पता चलता वह नंबर जो होता ठीक इसी सीमापुरी के ही रहने वाली एक महिला होती है अंजलि। और पुलिस जैसे ही अंजलि के बारे में पता पाती और ठिकाना पाने के बाद बिना देर के अंजलि के ही कमरे पर पुलिस जा धमकती है, वहीं पूछताछ शुरू कर देती है। अंजलि से कहने लग जाती है कि आखिर हमें क्या बता सकती हो, क्या तुम देवीलाल को जानती हो। यह बात सुनने के बाद अंजलि एकदम चौंक से जाती कहने लग जाती कि साहब हाँ हम देवीलाल सिक्योरिटी गार्ड को जानते हैं, वह बच्चों का बॉडी गार्ड है, यहाँ तक कि हमारा अपना जो बच्चा है कपिल का भी बॉडी गार्ड है। यह बात सुनने के बाद पुलिस एकदम चौंक से जाती है कि आखिर जब तुम्हारे बच्चों का बॉडी गार्ड भी है और साथ में स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है तो आखिर तुम रात को अब 3 मार्च को 10 बजे के आसपास स्कूल में क्या करने गई थी। यह बात जैसे अंजलि सुनती है तो एकदम चौंक से जाती है, उसका जो चेहरा होता अपना एकदम जैसे भीगी बिल्ली हो जाता। पुलिस जैसे थोड़ी बहुत वहाँ शक्ति दिखाती है पुलिस के सामने तुरंत ही टूट जाती है। पुलिस की टीम बिना देर के इधर अंजलि को अपने थाने ले आती है। थाने लेने के बाद पुलिस की महिला एक टीम होती है, वह टीम अंजलि से जैसे पूछताछ शुरू कर देती है तो महिला के सामने अंजलि बिना धड़क अपनी पूरी जुल्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखती है इससे सुनने के बाद पुलिस का जो कलेजा होता है ये एकदम थर्रा जाता है। असल में इस घटना की जो शुरुआत हुई थी ठीक देखा जाए तो 2 साल पहले हुई थी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ठीक 20 साल पहले की। तो उस समय इधर देवीलाल जो होता है जम्मू के ही जो गुडरिया गांव पड़ता है, अपना जो पैतृक गांव होता है उसी गांव में रहकर अपनी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ बड़े बेहतर तरीके ढंग से वहीं ज़िंदगी गुजार रहा होता। लेकिन ठीक जब वहाँ पर ज़िंदगी नहीं चल पाता तो इसी बीच दिल्ली आने के लिए फ़ैसला लेता और वह सीमापुरी आ जाता और वहीं पर रहकर अपने काम धंधे की तलाशी में लग जाता। तभी उसकी मुलाकात उसी सीमापुरी के रहने वाले एक अपना करीबी दोस्त होता है जो ठीक उसी के इलाके का रहने वाला होता है। और जब दोस्ती बन जाता है, बनने के बाद तुरंत ही उसी के संपर्क में आकर
अब सीमापुरी के ही एक ट्रैवल एजेंसी होता, उसी में जाकर सिक्योरिटी गार्ड का अब दिन में नौकरी करने लग जाता। अब वहाँ से उसको पैसे तो आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके हिसाब से पैसे नहीं आते, जिसकी वजह से उसके घर परिवार का अब खर्चा वर्चा चल पाए। लेकिन कैसे ना तैसे कर और वह ठीक 18 साल तो वहाँ गुजार लेता है। गुजारने के बाद ठीक घटना से मात्र 2 साल पहले कुछ और सोच बैठता है, क्यों ना रात की ड्यूटी के लिए कोई नौकरी की तलाशी किया जाए। तभी उसी दोस्त के द्वारा पता चल जाता है कि ठीक इसी जो कन्वेस्ट बाल स्कूल है, उसी स्कूल में रात के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी खाली है। और जैसे ही पता पाता तुरंत ही जाकर वहाँ जो स्कूल के जो मालिक होते हैं संजीव शर्मा से मुलाकात करता है। संजीव शर्मा से अब जैसे मुलाकात करता, संजीव शर्मा तुरंत ही अपने स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड के रात के लिए ड्यूटी पर रख लेते हैं। कुछ दिन तो ड्यूटी करता है। ड्यूटी करने के बाद संजीव शर्मा को पता चल जाता है कि ठीक असल में यहीं पास ही रहने वाला, किराए पर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। संजीव शर्मा को पता चला, तुरंत ही फैसला लेते हैं क्यों ना इधर देवीलाल को अपने स्कूल में जो कमरा खाली वह कमरा दे दिया जाए किराए पर रहने के लिए। यह बात जाकर अब जैसे इधर देवीलाल को पता चलता, देवीलाल तुरंत ही बड़ा खुश हो जाता है और उसी समय संजीव शर्मा से तो बात करता। संजीव शर्मा कमरा देने के लिए तैयार तो हो जाते हैं और कमरा भी दे देते हैं और उस कमरे में जाकर देवीलाल अब रहने लग जाता है। अब दिन में सुबह लगभग 9 बजे के आसपास ट्रैवल एजेंसी में चला जाता सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए, और रात के टाइम अपना कमरे पर रहता और वहाँ पर पूरे स्कूल की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा लेता। वक्त बड़े अच्छे से गुजरने लग जाता है। अब ठीक ठाक इधर अब देवीलाल के पैसे भी आने शुरू हो जाते हैं, और जब पैसे आने लग जाते हैं, इतने पैसे आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने खाते में जमा कर लेता। पूरी ज़िंदगी बड़े बेहतर तरीके ढंग से गुजर जाती है। लेकिन साल में कभी 1 महीने के लिए अपने गाँव जाता तो तुरंत वापस भी आ जाता। लेकिन उसकी कुछ अपनी ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत पूरा करने के लिए कई औरतों के संपर्क में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके रिश्ते भी बन जाते हैं। अब रिश्ते का जो सिलसिला होता है, अब जब चलाने लग जाता है तो ठीक मैं दूसरी तरफ की बात कर रहा हूँ। सीमापुरी इलाके की रहने वाली होती है अंजलि। अंजलि की शादी ठीक 8 साल पहले एक सुरेंद्र नाम के एक व्यक्ति से हुआ था। और जब हुआ था, सुरेंद्र जैसे ही पहली ही नज़र में अब इधर जाकर अंजलि को देखता, देखने के बाद दीवाना सा हो जाता है कि देखने में अंजलि काफ़ी खूबसूरत होती है और चंचल भी होती है। अब अंजलि भी अपने पति के साथ बड़े बेहतर तरीके ढंग से वहीं ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। अंजलि का जो अपना पति होता है, ठीक वहीं एक प्राइवेट कंपनी होता है, उसी कंपनी में जाकर अब नौकरी किया करता था, जिसकी वजह से अंजलि का पारिवारिक जो खर्चा होता है बड़े बेहतर तरीके ढंग से चल जाता था। लेकिन ठीक अब जैसे 3 साल का वक्त गुजरता है इधर अंजलि और सुरेंद्र के बीच, तो अंजलि और सुरेंद्र के बीच एक बेटा होता है जिसका नाम कपिल रखते हैं। रखने के बाद उस बेटे की अच्छे से परवरिश करने के लिए पूरे दोनों परिवार में कोशिश शुरू हो जाती। वक्त बड़े अच्छे से गुजरने लग जाता। लेकिन तभी इसी बीच सुरेंद्र की तबीयत अचानक इतनी ख़राब हो जाती कि अपने घर में चारपाई पकड़ लेता। लेकिन इधर सुरेंद्र के अकाउंट में जितने भी पैसे जमा होते हैं वह सारे के सारे पैसे इधर सुरेंद्र के इलाज में लग जाते हैं। लेकिन तब भी सुरेंद्र की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता, जिसकी वजह से इधर अंजलि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इतनी परेशान हो जाती है कि कर्जा भी उठा लेती है और तब भी इलाज करवाती है। लेकिन कुछ वक्त ऐसा आ जाता है अंजलि के पास कि पूरी जेब उसके खाली हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैसे के अभाव इतने बढ़ जाते हैं कि एक दिन सुरेंद्र इस दुनिया को छोड़कर अब चला जाता है। लेकिन यहाँ तक अंजलि अपने रिश्तेदारों से मदद लेती है और पैसे लेकर दाह संस्कार करवाती है। लेकिन उसी दिन से अंजलि के ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ता है। इसलिए अंजलि जो होती है ठीक अपने ही पास एक लॉज होता है, उसी लॉज में जाकर एक कैंटीन होता है, उसी में काम करना शुरू कर देती है। और जब लॉज में कैंटीन में काम करने की वजह से अंजलि के पास ठीक ठाक पैसे आना शुरू हो जाते हैं, आने की वजह से अंजलि का जो पारिवारिक खर्चा होता है धीरे धीरे पूर्ण होने लगता है। तो अंजलि का जो चेहरा होता है एकदम खिलना शुरू हो जाता है। वो अपने शरीर पर धीरे धीरे फोकस करना शुरू कर देती। लेकिन अंजलि अपने जीवन को बड़े बेहतर तरीके ढंग से जीने लग जाती है। लेकिन तभी ठीक 2 साल पहले अंजलि अपने बेटे कपिल का दाखिला कराने के लिए बाल कन्वेंट स्कूल में ले जाता। उसी में ले जाने के बाद अपने बेटे कपिल का दाखिला भी करवा देती है और अपने बच्चे को छोड़ने के लिए सुबह 8 बजे जाती और दोपहर को भी अपने बच्चे को लेने के लिए स्कूल में जाती। अंजलि का रोज़ का स्कूल में आना जाना बन जाता है। और तभी एक दिन अंजलि जो होती है शाम के टाइम में स्कूल में लगभग आधा घंटे पहले पहुंच जाती है। वहीं गेट के बाहर खड़ी होकर अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही होती है। तभी उसी के सामने खड़ा हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड होता। वह सिक्योरिटी गार्ड कोई और नहीं होता, देवीलाल होता है। देवीलाल वहीं खड़ा होता। जैसे ही अपनी नज़र इधर घुमाते ही पीछे खड़ी हुई अब अंजलि के ऊपर पड़ता है। लेकिन अंजलि को जैसे ही खूबसूरती देखता है, देखने के बाद एकदम वहीं साथ दीवाना सा हो जाता, ठान बैठता है इतनी खूबसूरत औरत आखिर इतने दिन से हमारी नज़रों में अब क्यों नहीं आए। मन में ठान लेता हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम पाने के लिए तैयार हैं।
अब उसी दिन से ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता सबसे पहले जाकर अंजलि का जो अपना बेटा होता कपिल के ऊपर मारना शुरू कर देता। और कपिल जैसे ही सुबह आता, सुबह दौड़कर अंजलि के पास जाता। अंजलि के पास जाने के बाद कपिल का हाथ पकड़ लेता और उधर अंजलि से बहाना मिल जाता बात करने का। अंजलि को बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हमारे बेटे का लग रहा है बॉडीगार्ड है। अच्छा लगते लगते धीरे धीरे अंजलि को भी मन भाने लगता है अब यही देवीलाल। और देवीलाल इसी मौके की तलाश में बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही अंजलि आती तुरंत ही जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता। खड़ा होने के बाद अंजलि से बात करने लग जाता। अंजलि की मजबूरी को भी पाना पे जाता है कि अंजलि की क्या मजबूरी है, लेकिन जब भी अंजलि के पैसे की ज़रूरत पड़ती तुरंत पैसे निकाल कर अपने जेब से दे देता। और अंजलि को भी लगने लगता है कि चलो हमारे लिए कोई ना कोई इस संसार में तो खड़ा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे इतनी विश्वास अंजलि का बढ़ जाता कि एक दिन जाकर खुद उस देवीलाल को अपना मोबाइल नंबर दे देती है। इधर देवीलाल खुद अपना मोबाइल नंबर अंजलि को पकड़ा देता है और दोनों मोबाइल नंबर एक दूसरे के सामने शेयर कर लेते हैं और उसी दिन से बात होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन रात में जब बात करते हैं दोनों मन विचलित कर जाते हैं और बातों का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता है। इनमें दोस्ती भी बन जाता है और दोस्ती का जब सिलसिला होता है आगे बढ़ने लग जाता है, यहाँ तक कि प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का जब सिलसिला इतना बढ़ता है तो दोनों मिलने के लिए एक तरकीब निकालते हैं और इसी तरकीब के तहत होता है रात का जैसे 10 बजे टाइम होता है तो देवीलाल तुरंत ही अंजलि के पास फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद अंजलि उसके प्यार को स्कप कर लेते हैं। करते ही तुरंत उसके बुलाए हुई जगह उसी क्वार्टर में पहुंच जाती है जिस क्वार्टर में देवीलाल को कमरा मिला हुआ था। और जैसे अंजलि पहुंचती है, पहुंचने के बाद खूबसूरती देखकर पहले तो वहीं मोहित हो जाता है और फिर वहीं अंजलि इशारा पाती। इशारा पाने के बाद उसी समय जाकर इधर अंजलि और साथ में देवीलाल का संबंध भी बन जाता है। एक बार संबंध का सुख पाती है तो उसी दिन से विधवा होने की जो ज़िंदगी होती है भूल बैठती है। भूल बैठने के बाद अपनी सारे का सारा जिम्मा जो होता है देवीलाल के ऊपर सौंप देती है। देवीलाल भी खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही अंजलि बाहर निकलने लगती है देवीलाल दोबारा बुलाता। बुलाने के बाद अपने ही अंडरवियर में रखे हुए काफ़ी सारे पैसे होते हैं, उस पैसे को हाथ डाल के जैसे निकालता है अंजलि की नज़र अंडरवियर पर पड़ जाती है। और जैसे अंडरवियर पड़ती है तो देखकर एक बार उसी अंडरवियर पर फिदा हो जाती कि इतने सारे पैसे आखिर जेब में एक व्यक्ति कैसे रख सकता है। जब वो नोट की गड्डी निकालता है उसी नोट की गड्डी में से कुछ पत्ते निकालकर अंजलि को दे देता है और अंजलि के मन में उसी दिन से अब लालसा बैठ जाती है कि आखिर बहुत बढ़िया आदमी हमारे हाथ लगा हुआ है। लेकिन अंजलि को जब भी पैसे की लालच आती और कमी आती तुरंत ही बिना देर किए अंजलि अपने ही फ़ोन करती और फ़ोन करने के बाद देवीलाल के उसी क्वार्टर में पहुंचती और रिश्ता रख लेती और ठीक अंजलि को कुछ पैसे मिल जाते और उसी पैसे से अपने परिवार का गुजर बसर करने लग जाता। धीरे धीरे अंजलि जब भी आना शुरू कर देती तो उसी बीच देवीलाल अपने ही कमरे में बैठकर कुछ शराब के पैक लगाता है। लेकिन उसी शराब की आदत धीरे धीरे अब जाकर इधर अंजलि को लग जाता। अब अंजलि और साथ में देवीलाल एक ही साथ बैठकर पैक लगाते। पैक लगाने के बाद दोनों का रिश्ता ज़रूर बन जाता। अब सिलसिला से चलते चलते लगभग 2 साल का वक्त बीतने का हो जाता है। लेकिन इसकी जो खबर होती है बड़े आस पड़ोसी को लग जाती है, लेकिन किसी को कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। लेकिन अंजलि का ही एक अपना दूर का जीजा होता है जो उसके मौसेरी मधु का पति साजिद ही होता है। अब साजिद का जो होता है पहले से ही प्रेम जो रिश्ता होता है यह रिश्ता अंजलि के साथ बना हुआ था, जिसकी वजह से आना जाना बढ़ जाता है। साजिद जो होता ठीक एक पेशे से ड्राइवर होता है। एक इनोवा कार होती है, उसी इनोवा कार को लेकर सुबह सुबह हरियाणा और में करनाल का जो बाईपास होता है वहीं से सवारी उठाता और ले जाने का आने का कार्य करता, जिसकी वजह से इधर साजिद के पास ठीक ठाक पैसे आते हैं। लेकिन जब भी शाम का टाइम होता है शाम के टाइम में खुद अंजलि के कमरे में पहुंचता और अंजलि के हिसाब से उसके साथ रिश्ता बनाता और रिश्ते का जो सिलसिला होता है इनका चलने लग जाता। और दूसरी तरफ जब चलने लग जाता है कि धीरे धीरे साजिद को कुछ भनक तो लग जाती है कि ठीक इधर अंजलि का ही अपने स्कूल का जो बच्चे का जो बॉडीगार्ड है उसके साथ रिश्ता चल रहा। और जैसी भनक लगने के बाद साजिद एकदम उसी दिन से खफा खफा हो जाता है और जब भी जाकर अंजलि से बात करता और उसी समय हिदायत देता कि तुम उसी बॉडीगार्ड से दूरी बना दो, तुम्हारे लिए उसी में भलाई होगी। लेकिन अंजलि यह कतई नहीं जाती थी कि आखिर हमारा बॉडीगार्ड से ही दूरी बने, क्योंकि बॉडीगार्ड का इधर देवीलाल जो होता है देवीलाल के पास काफ़ी सारे पैसे होते हैं। उसी पैसे की ज़रूरत के लिए अंजलि का रिश्ता बना हुआ था, लेकिन अंजलि यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन उसी दिन साजिद की हिदायत देती है कि तुम्हारा जो ज़रूरत हुआ ज़रूरत पूर्ण हो रहा है और इसीलिए उसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम अपनी ज़रूरत पूर्ण करते रहो, हम भी अपनी ज़रूरत पूर्ण करते रहें। लेकिन साजिद उसी दिन से खुन्नस खा के बैठ जाता है कि आखिर हमारी प्रेम का प्रीत तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। और उसी दिन से ठान भी लेता कि देवीलाल को कैसे न तैसे कर रास्ते से ठिकाने लगाना पड़ेगा। तभी घटना से मात्र 2 दिन पहले
इधर साजिद का जो अपना इनोवा कार होता है ख़राब हो जाता है। उस समय साजिद के पास कुछ पैसे भी नहीं पड़े होते हैं कि अपनी कार ठीक करवा सके, लेकिन अंजलि को जाके बताता है बड़े ही दया भाव से। अंजलि जैसे उसके दया भाव को देखती है, समझ जाती है कि पैसे की ज़रूरत है या पैसे हमारे पास तो है नहीं, उसी समय बता देते हैं कि स्कूल का जो बॉडी गार्ड है, सुरक्षा गार्ड है, देवीलाल के पास काफ़ी सारे पैसे पड़े हैं और उस पैसे के हिसाब से तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, हमारी भी ज़रूरतें हमारी भी पूरी हो जाएंगे। यह बात सुनने के बाद कह देता है कि तुम्हें बता दो उसके पास कितने पैसे होंगे। अंजलि कह देती उसके पास इतने पैसे हैं कि तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। यह बात सुनता साजिद एकदम सनसनास रह जाता और कहने लग जाती उसी समय यही अंजलि तो दोनों मिलकर देवीलाल को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दें और उसके घर में जितने भी पैसे और कुछ रखे हुए ज़रूर उसके अपने पुश्तैनी गहने होंगे, उस गहनों को अपने कब्जे में लेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे पैसे आ जाएंगे। यह बात साजिद सुनता तो एकदम सुनकर उसके चेहरे की जो मुस्कान होती है और बढ़ जाती है, क्योंकि साजिद का जो मकसद होता पहले का पहला वही देवीलाल को अपने रास्ते से हटाने का, और उसी मकसद में इधर देखने लग जाती है अंजलि। तुरंत ही अंजलि की बात मान लेता, मानने के बाद उसी दिन से अपने प्लान को कामयाब करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन ठीक 3 मार्च अब 2018 का ही अब जैसे ही रात का वही 10 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त देवीलाल तो अपने ही क्वार्टर में होता है। उसी वक्त उसका मूड बन जाता है, तुरंत ही अंजलि के पास फ़ोन करता कहने लग जाता है कि इस वक्त तुम आ जाओ, तुम्हारी काफ़ी ज़रूरत है। यह बात समझती है अंजलि, समझने के बाद कह देती है कि ठीक हम आ जाएंगे। लेकिन उस वक्त अंजलि इसकी सूचना फ़ोन के द्वारा अब साजिद को देती है। साजिद खबर पाने के बाद तुरंत ही बिना देर की अंजलि के कमरे पहुंचता। अंजलि कमरे पहुंचने के बाद अंजलि को साथ लेता है और तुरंत ही उसी वक्त इधर जाकर देवीलाल के क्वार्टर के करीब पहुंच जाता है। लेकिन इधर देवीलाल पहले से ही एक दुकान पे जाता है, वहाँ शराब की काफ़ी सारी बोतलें लेता है और कुछ खाने लेता है, अपने कमरे में लाकर रख लेता है। लेकिन जैसे 10 बजता है उसी वक्त उसके सामने एक अंजलि आती है और उसकी खूबसूरती को देखता है तो तारीफ़ों का पुल बांध देता है। अंजलि वहीं बैठती है, दोनों पहले नाश्ता पानी करते हैं। नाश्ता पानी करने के बाद अंजलि उसी वक्त कह देती है कि पेट हमारा आज ख़राब है, इसीलिए तुम हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। और यह बात जैसे देवीलाल सुनता, सुनने के बाद तुरंत अंजलि की बात मान लेता है और बाहर जाता है कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए। और जैसे कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए जाता है तो इधर तुरंत का तुरंत फ़ोन के द्वारा इधर साजिद को उसी क्वार्टर में बुला लेती है और बुलाने के बाद एक कोना तो उसी में ले जाकर साजिद को छुपा देते हैं। लेकिन कुछ ही मिनट बीतने के बाद एकाएक देवीलाल आके धमक जाता है। वहीं पर एक बढ़िया सा पैक बनाया जाता है। पैक बनाने के बाद अंजलि एक पैक लगाती है, लेकिन वहीं गड़ागड़ 3 पैक एकाएक देवीलाल लगा जाता है, जिसकी वजह से वहीं काफ़ी नशे में बेसुध हो जाता है। लेकिन जैसे रात का 10:30 बजता है उसी वक्त अंजलि उठती है। उठने के बाद इशारा इधर कर देती है साजिद को। साजिद इशारा पाता है, तुरंत ही वहीं आकर अंजलि के पास खड़ा हो जाता है। दोनों मिलकर एकाएक अपने हाथ से वहीं गला दबाकर पूरी तरह से इस दुनिया से मिटाने के लिए देवीलाल का कोशिश कर देते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। और जो सफल नहीं हो पाते हैं तो ज़मीन पर वहीं गिराने के बाद अपने पास रखा हुआ तेज़धार हथियार होता है साजिद निकालने के बाद गले पर लगाता वही तेज़धार हथियार चला, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ब्लड बह जाते हैं और वहीं दुनिया छोड़कर देवीलाल चला जाता। लेकिन वहाँ पर अंजलि को विश्वास नहीं होता, लगने लग जाता कि अभी भी कुछ बची हुई है। तो उसी समय अंजलि इशारा कर देती है साजिद को। इशारा पाने के बाद साजिद इधर देवीलाल के नशे जो दोनों हाथे होते हैं काट देने के बाद उनको यकीन हो जाता है कि बस करो देवीलाल अब इस दुनिया में बचेगा नहीं। अंजलि जाती है, वहाँ पर रखा हुआ एक अलमारी होता है, उसी अलमारी में से काफ़ी सारे गहने ले लेती हैं। और इधर देवीलाल का जो अपना अंडरवियर होता है उसी अंडरवियर में रखे हुए लगभग 60,000 रुपये होते हैं। 60,000 रुपये अपने कब्जे में लेती है और गहने लेकर तुरंत ही साजिद और अंजलि दोनों उस वक्त फरार हो जाते। फरार होने के बाद अपने घर में जाकर अपनी ज़िंदगी जीने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक पुलिस के हथकंडे 24 घंटे के अंदर ही दोनों चढ़ जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है एकदम सनसा रह जाती है। पुलिस की टीम बिना देर के इन दोनों को ले जाती, वहाँ कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को परेशान करना नहीं और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप जाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।